हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको अम्ल और क्षार कहा जाता है या एसिड और बेस। अम्ल व क्षार या एसिड्स एंड बेस, एसिड्स एंड बेसिस कर सकते हो, बेसिस। तो प्रारंभिक धारणा जो था अम्ल और क्षार का जो है वो तो केवल स्वाद के आधार पर बताया गया था। मतलब प्रारंभ का जो धारणा था स्वाद के आधार पर था। फिर उसके बाद आर्हेनियस का सिद्धांत आया। आर्हेनियस के अलावा जो है लुईस का सिद्धांत है। लुईस के अलावा उसमें एक और सिद्धांत है जिसे प्रोटोनिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो अम्ल और क्षार का जो सिद्धांत है हम लोग यहाँ पे बारी बारी से देखेंगे। जो प्रारंभिक अवधारणा थी, जो प्रारंभिक धारणा है या ओल्ड कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार जो एसिड होता है या अम्ल होता है, अम्ल और अम्ल जो होगा वो होगा आपका स्वाद के आधार पर दिखाया गया। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों, जो स्वाद में खट्टे हों वो अम्ल कहे जाते थे। और ये क्या होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। मतलब ऐसे कह सकते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो वो अम्ल कहे जाते हैं। और ये सामान्यतः नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। मतलब लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो अम्ल और क्षार को प्रदर्शित करता है, केवल ये बताएगा कि वह अम्ल है कि क्षार है। कितना उसका अम्लता है या कितना क्षारकता है वो नहीं बताएगा, उसके पीएच वैल्यू उसका नहीं बताएगा, लेकिन ये बताएगा कि वह अम्ल है या क्षार है। तो अम्ल वह पदार्थ होता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। स्वाद में खट्टे हों और नीले लिटमस पेपर को वो लाल कर देता है। जनरली एसिड्स जो होता है यह लैटिन भाषा का शब्द है। एसिड मतलब लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है वो खट्टा होता है। तो एसिड जो है लैटिन भाषा का शब्द होता है जो एसिड का मतलब होता है खट्टा। और इसमें मूल रूप से इन सब पदार्थों में मतलब जो होगा वो एसिड्स उपस्थित रहता है। जैसे आपका सिरका हो गया, नींबू हो गया। अब इसमें सिरका जिसे कहते हैं, जैसे CH3 या सिरका कह सकते हो, नींबू हो गया, आम हो गया, जो खट्टा आम होता है उसमें हो जाएगा। और उसके बाद संतरा हो गया, जैसे संतरा हो गया, ये क्या हो गया, ये प्रारंभिक धारणा के अनुसार एसिड हो गए या अम्ल हो गए। अब पूरा प्रारंभिक धारणा के अनुसार अगर क्षार देखें, बेस जो होगा वो कड़वा होता है। स्वाद में वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे हम बेस कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे बेस कहा जाता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। यह लाल लिटमस को नीला करेगा। ठीक, तो लिटमस पेपर के द्वारा जो है अम्ल और क्षार को व्यक्त किया जाता है कि अम्ल क्या है, कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। और इसमें क्षार में मुख्य रूप से आपका क्या आएगा, जैसे साबुन होता है। अब साबुन होता है, साबुन जो होगा वो क्षार को प्रदर्शित करता है। तो ये प्रारंभिक धारणा, इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस सीधे सीधे आपको दिखाना है। प्रारंभिक धारणा के अनुसार अम्ल जो है खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार वो पदार्थ होता है जो स्वाद में कड़वा होता है। ये प्रारंभ में प्रदर्शित किया गया। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इससे मॉडर्न सिद्धांत या उससे अच्छा सिद्धांत, इसमें आर्हेनियस का सिद्धांत कहा जाता है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार हम लोग देखेंगे अम्ल और क्षार को। मतलब आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में क्या बताया और आर्हेनियस ने क्षार के बारे में क्या बताया, अब उसको हम देखेंगे थोड़ा सा।
चुप रहो। हम लोग देखेंगे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल व क्षार। तो इसमें आर्हेनियस ने जो है अम्ल और क्षार के बारे में उन्होंने बताया था। तो उसमें ये कहा कहे थे आर्हेनियस कि ऐसे पदार्थ जिसको जल में घोला जाए, विलीन किया जाए या आयनाइज किया जाए तो H+ या OH- आयन में अगर टूटता है तो वह अम्ल या क्षार को प्रदर्शित किया जाता है, मतलब H+ एंड OH- के अनुसार। तो इसमें अम्ल जो होगा, अगर हम एसिड को देखें, अम्ल या एसिड, तो अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन बनाया जाए। तो जलीय विलयन में H+ दे, वह पदार्थ जो जलीय विलयन बनाए और जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन देता है तो वह अम्ल कहा जाता है इनके अनुसार। जैसे HCl हो गया तो H+ चार्ज और Cl- हो गया। जैसे H2SO4 है, H2SO4 है तो ट्वाइस H+ प्लस SO4 डबल- हो गया। या HNO3 है, HNO3 हो गया तो H+ चार्ज और NO3- चार्ज है। या एसिटिक एसिड को देखेंगे, CH3COOH को देखें तो CH3COO- प्लस H+। तो सभी में क्या देखेंगे कि सब के सब में हाइड्रोजन धन आयन निकल रहा है, नहीं है? तो ये सब क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार एसिड या अम्ल कहे जाएंगे। अब एसिड या अम्ल वो होंगे जो हाइड्रोजन धन आयन को देते हैं। अब इसी में जैसे देख सकते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे अगर प्रबल अम्ल देखें, इसी में अगर प्रबल अम्ल, स्ट्रांग एसिड और दुर्बल अम्ल, या इसको कहेंगे वीक एसिड। तो प्रबल अम्ल वो अम्ल होगा जो आयनाइज होने पर या आयन में बदलने पर वह पूर्ण रूप से आयन में परिवर्तित हो जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वो अम्ल होगा जो पूर्ण रूप से आयन में बदल जाए। ये जो होगा पूर्ण रूप से आयन में न बदले, पूर्ण रूप से आयन में न बदले, तो वो होगा दुर्बल अम्ल। या प्रबल अम्ल वो अम्ल कहा जाएगा जो, प्रबल अम्ल आपका वह अम्ल होगा जो पूर्णतः आयनाइज हो जाएगा या पूर्णतः वियोजित हो जाएगा। प्रबल अम्ल हो जैसे H2SO4 हो गया, जैसे खनिज अम्ल होते हैं। इसके अंतर्गत क्या आएंगे? जो खनिज अम्ल होते हैं वो आएंगे, जैसे HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। तो ये सब प्रबल अम्ल के अंतर्गत आएंगे। दुर्बल अम्ल, जैसे दुर्बल अम्ल जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल में आप दिखा सकते हैं कि जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, कार्बनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वो सब के सब दुर्बल अम्ल को प्रदर्शित करते हैं। जैसे CH3COOH, जैसे CH3COOH है, या एस्टिक एसिड हो गया। एस्टिक एसिड के अलावा में फॉर्मिक एसिड को दिखा सकते हो, HCOOH। ये सब क्या हो जाएंगे? पूर्ण रूप से आयन में नहीं बदलते हैं, आंशिक रूप से आयनाइज होते हैं या वियोजित होते हैं, जिसके कारण इसको कहा जाता है दुर्बल अम्ल। तो अम्ल में क्या था? अम्ल वो पदार्थ है जो पीछे स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आर्हेनियस के अनुसार देखोगे तो H+ देगा, तो वह आपका अम्ल होगा। अब इसमें दो रूप देखें,
ये भी वही लाल नीले लिटमस को लाल कर देगा। अगर यहाँ पर भी दिखाना चाहो दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आर्हेनियस सिद्धांत के आधार पे तो मूल रूप से आयनाइज होने के फलस्वरूप वह हाइड्रोजन धनायन का निर्माण करेगा, मतलब निकलेगा। तो उसी में एक पॉइंट और मिलता है, अम्ल है तो क्षारकता देखा जाता है, क्षार है तो अम्लता देखा जाता है। जैसे इसी में होता है क्षारकता, या ऐसे कह सकते हैं अम्ल की क्षारकता या बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो अम्ल की जो क्षारकता होती है सी है, CITY है, तो वह विस्थापनीय, अम्ल की क्षारकता बराबर विस्थापनीय H+ की संख्या या विस्थापनीय H+ की संख्या को हम कहते हैं अम्ल की क्षारकता, या ऐसे कह सकते हैं H+ की संख्या। H+ की संख्या जो होगा वह अम्ल की क्षारकता को प्रदर्शित करेगा। मतलब अम्ल की क्षारकता होगा, क्षार का अम्लता होता है, तो अम्ल की क्षारकता जो होगा वह किसी भी अम्ल में हाइड्रोजन धन आयन के विस्थापित होने वाले संख्याओं को कहा जाता है, या संख्याओं को के ऊपर निर्भर करता है। तो किसी भी अम्ल में जो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल हो, उसमें अम्ल का हाइड्रोजन धन आयन की कुल संख्या जो होगा, जो विस्थापित होने वाला है, वह आपका कहा जाएगा अम्ल की क्षारकता या विस्थापनीय हाइड्रोजन धन आयन कहा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आर्हेनियस के ही अनुसार क्षार क्या होता है। आर्हेनियस के अनुसार क्षार किसको कहेंगे? तो एसिड था, अब इसका बेस देखेंगे या क्षार देखेंगे। तो क्षार क्या होगा? जैसे H+ निकला तो एसिड कहोगे, ये एसिड को व्यक्त करेगा, ये एसिड हो गया, और ये हो गया तो बेस होता है। ठीक, तो क्षार या बेसेस, इसमें दिखा होगा कि जल में अगर आयनाइज हो रहा है वह पदार्थ जो आयनन के फलस्वरूप या जल में वियोजित होकर ऋण आवेशित आयन के रूप में OH- दे। मतलब वह रासायनिक पदार्थ जो या जिसको जल में आयनाइज किया जाए या जल में घोला जाए, तो जो ऋणात्मक आवेश हो वह OH- के रूप में निकले, तो उसको कहेंगे क्षार। ये है आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। ठीक, तो मतलब आयनाइजेशन के फलस्वरूप यह अगर OH- निकलता है तो हम उसको कहेंगे क्षार कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लें, जैसे NaOH है, NaOH अगर टूटता है तो टूटने के बाद Na धनायन और OH- चार्ज में टूटेगा, तो हो गया। या जैसे CaOH ट्वाइस है, अगर CaOH ट्वाइस को हम तोड़ दें तो Ca2+ चार्ज प्लस OH- चार्ज निकलेगा, 2 अणु। तो अब क्या है, ये OH अगर माइनस टूट रहा है OH- में, तो हम इसको कहेंगे बेस या क्षार कहेंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे वो क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें जैसे क्षार होता है, तो क्षार में भी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होता है। क्षार को भी हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, एक प्रबल क्षार होता है, इसे कहेंगे प्रबल क्षार, और दुर्बल क्षार या स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग बेसिस और वीक बेसिस। जो पूर्ण रूप से, इसमें भी वही दिखाओगे, जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है। तो वे पदार्थ जो पूर्ण रूप से, पूर्णतः वियोजन, मतलब पूर्णतः वियोजन या आयनन करोगे, यहाँ पे टूट जाएगा,
ये किसको दिखाओगे? आंशिक वियोजन। आंशिक वियोजन, वे पदार्थ जिसका आंशिक वियोजन हो उसे हम कहेंगे दुर्बल क्षार, और जिसका पूर्ण रूप से वियोजन होगा उसे कहेंगे प्रबल क्षार। तो देखो यहाँ पे प्रबल क्षार के अंतर्गत जैसे NaOH की OH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका आ जाएगा प्रबल क्षार के अंतर्गत। और दुर्बल क्षार के अंतर्गत जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं या पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग आंशिक रूप से आयनित होता है, जैसे AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस या NH4OH, NH4OH होगा। तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका दुर्बल क्षार। मतलब ये पूर्ण रूप से जितना मात्रा रहेगा इन सब का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पूर्ण रूप से वियोजन इनका नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप इसको दुर्बल क्षार के नाम से जाना जाता है। और इसे कहा ये पूर्ण रूप से इसका वियोजन हो जाएगा या आयन में टूट जाएगा, जिसके कारण इसको कहते हैं प्रबल क्षार। अब इसी में जैसे अम्ल का हम लोग क्षारकता देखे थे, अब उसी प्रकार क्षार का जो है अम्लता देखते हैं। क्षार का अम्लता, ठीक। एसिडिसिटी, ACIDICIT, एसिडिसिटी ऑफ बेसेस, बेस का एसिडिसिटी, या ऐसे कह सकते हैं कि क्षार का अम्लता उल्टा होता है। अब इसमें क्या कहोगे? क्षार के अम्लता में इसमें आपका जैसे NaOH है, KOH है या NH4OH है, इस प्रकार है, सब में OH रहेगा, कम से कम एक ठो। तो यह क्या कहोगे? विस्थापनीय या विस्थापित होने वाले OH की संख्या, या OH विस्थापनीय OH की जो संख्या होगी वो आपका क्षार की अम्लता कही जाती है। तो क्षार की अम्लता, अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता जो होगा OH के विस्थापित होने वाले OH माइनस की संख्याओं को कहा जाता है। अब यह संख्या जितना होगा उसकी क्षारकता, जैसे इसकी क्षारकता 1 होगा, इसकी भी क्षारकता 1 होगा। अब हम ले लें जैसे CaOH ट्वाइस है, CaOH ट्वाइस, इसकी जो क्षारकता नहीं, सॉरी उल्टा हो गया, अम्लता, इसकी अम्लता जो है 2 होगी, जबकि इसकी अम्लता 1 होगी, इसकी भी अम्लता 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो तोड़ा गया है 1 OH निकला, इसमें 2 OH निकला, इसमें अच्छा, तो इसकी क्षारक अम्लता 2 होगा, इसका अम्लता 1 होगा। यही अगर AlOH थ्राइस को हम लोग देखें तो कैसे टूटेगा? Al प्लस 3 OH माइनस हो जाएगा, तो इसकी जो बेसिस एसिडिसिटी हो जाएगी वो आपका 3 होगा, एसिडिसिटी या अम्लता जो होगा वो 3 होगा इसके लिए। तो ये आर्हेनियस के अनुसार अम्ल है, क्षार है। आर्हेनियस के अनुसार जो अम्ल है वह आयनाइज होगा अम्ल किसी सॉल्यूशन में या जल में, तो वह H+ देगा तो उसको हम अम्ल कहेंगे। OH माइनस दे रहा है तो उसको क्षार कहेंगे। सीधे परिभाषा। अब प्रश्न उठता है कि जिस पदार्थ में न तो H+ हो, H हो, न OH हो, तो क्या वह अम्ल होगा या नहीं होगा? मतलब आर्हेनियस ने तो ये बताया कि रासायनिक पदार्थ को आयनाइज करो या उसको घोल दो, आयन में बदल दो, आयन में बदलने के बाद अगर हाइड्रोजन धनायन निकला तो वह आपका अम्ल हो गया। अगर OH माइनस के रूप में निकला, मतलब धन आवेश H+ के रूप में निकले तो अम्ल, ऋण आवेश OH माइनस के रूप में निकले तो बेस हो गया। लेकिन प्रश्न उठता है कि अगर कोई ऐसा पदार्थ है न तो जिसमें H+ निकले न तो OH माइनस निकले, तब क्या वह अम्ल या क्षार को प्रदर्शित करेगा या नहीं? तो आंसर होता है उसका कि वो अम्ल और क्षार को प्रदर्शित करेगा, वह किसी दूसरे सिद्धांत के आधार पे। मतलब ये अम्ल, ये जो सिद्धांत है आर्हेनियस का, यही तक उसकी सीमा है कि ऐसे यौगिक जिसमें H+ या OH माइनस आयनाइजेशन के फलस्वरूप निकल रहा हो तो वह अम्लता और
अम्ल या क्षार को प्रदर्शित करेगा, यहीं तक है। अगर जिस पदार्थ में, जैसे अमोनिया है, अमोनिया चूंकि सहसंयोजक यौगिक है तो वह आयनाइज नहीं होगा, या बोरान ट्राइफ्लोराइड है तो बोरान ट्राइफ्लोराइड में न तो हाइड्रोजन धन आयन है न तो OH माइनस चार्ज है, न मतलब ना तो H है ना तो OH है, सीधी सीधी बात। BF3 में देखेंगे तो बोरान ट्राइफ्लोराइड में ना तो H निकलेगा ना तो OH माइनस निकलेगा, तो ये है या नहीं है तो निकलेगा कहाँ से? तो क्या यह अम्ल या क्षार होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर आर्हेनियस का सिद्धांत फेल हो जाता है। अच्छा, आर्हेनियस में एक ठो और है, उभयधर्मी जैसे होता है। जैसे एसिड बेस को तो उन्हें बता दिया, एसिड एंड बेस क्या हुआ था, H प्लस तो एसिड, OH माइनस निकला तो बेस हुआ, ठीक। अगर H प्लस निकल रहा है तो यह क्या हो गया, अम्ल हो गया, और OH माइनस निकला तो ये हो गया क्षार हो गया। लेकिन अगर दोनों निकले तब क्या कहोगे, जैसे H2O है, अगर H2O को तोड़ा जाए तो यह H प्लस भी निकल रहा है, OH माइनस भी निकल रहा है। अब इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाता है उभयधर्मी। ये जो है आपका कहा जाएगा उभयधर्मी या एम्फोटेरिक कहलाएगा। जल, अगर जल में वियोजन में H प्लस और OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं तो जल जो है उभयधर्मी कहा जाएगा। इसको उभयधर्मी या एम्फोटेरिक कहा जाता है, ठीक। तो लुईस के अनुसार हम लोग अम्ल क्षार देखेंगे। देखो H प्लस और OH माइनस जहाँ पे था, OH माइनस के आधार पे ये आर्हेनियस ने दिया था, आर्हेनियस ने किसी भी पदार्थ को या रासायनिक पदार्थ को आयनाइज किया जाए तो आयनाइजेशन के फलस्वरूप या वियोजित किया जाए तो H प्लस OH माइनस में टूटता है तो एसिड बेस हो गया। अगर उसमें न तो H प्लस हो, H हो, न OH हो, तब वो क्या होगा, तब यहाँ पे लुईस ने एक सिद्धांत दिया था लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के आधार पर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने और त्याग करने के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, अम्ल और क्षार की व्याख्या किए थे, जिसे लुईस के अनुसार अम्ल क्षार कहा जाता है या लुईस का अम्ल क्षार संकल्पना कहा जाता है। पहले हम लोग ये देख लें कि लोन पेयर होता क्या है, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा क्या। ये 1938 में दिया था, ये 1938 में दिए थे लुईस जी ने। सर लुईस ने 1938 ईस्वी में इसको, इस सिद्धांत को दिखाए थे। तो इसमें क्या होता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे हम लोग सहसंयोजक यौगिक देखते हैं, तो यौगिक में क्या होता है, बांड बनता है, बांड बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन शेष रहेगा, बचेगा, जो जोड़े में अगर बच जा रहा है तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। या हम लोग देखते हैं बांड पेयर और लोन पेयर को देखते हैं, या बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन युग्म, एंटी नॉन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो एक सरल सा यौगिक लेते हैं, जैसे H2O है, H2O है तो H2O को या अमोनिया को ले लो, अमोनिया सबसे बेहतर रहेगा। अमोनिया में NH3 है तो NH3 में N की जो वैलेंसी होती है, परमाणु क्रमांक 7 है, 2 और 5 हो गया, मतलब इसकी वैलेंसी 3 होगी, 3 हो गया। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हो गया, 1 हो गया। तो अगर हम नाइट्रोजन का संरचना बनाते हैं तो इस प्रकार दिखाते हैं, हाइड्रोजन
अब क्या बचा, या आपको ऐसे दिखा सकते हैं n इक्वल टू एच एच एच, ये बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया, लेकिन ये एंटी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। तो इसको बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। इसको जो बंध बना लिया उसको बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे। जो बंध बनाने के बाद शेष बच गया तो उसको अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे, या तो उसे कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या और एक नाम से जाना जाता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के नाम से कहोगे इसको। तो ये क्या हो गया आपका अबंधित इलेक्ट्रॉन, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, इसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बंधित इलेक्ट्रॉन। तो यही होता है, मतलब जैसे भोजन आपके पास भोजन दे दिया गया, भोजन 10 रोटी दे दिया गया, आप 6 रोटी खा गए और उसके बाद 4 रोटी बच गया है, तो 4 रोटी बचा तो 2 पेयर में बचा। आपके भोजन के बाद जो शेष बचा रोटी, अब वो कहा जाएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर रोटी कह सकते हो उसको। अब उसमें क्या है, 2-2 का जोड़ा बन गया, मतलब 2 लोन पेयर रोटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे, जो बचा हुआ है, मतलब सेंट्रल एटम में जो बंध बना लिया और बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन शेष बच गया जोड़े में हो, अगर जोड़े में तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे। यही इसी के ग्रहण करने और त्याग करने के आधार पर अम्ल और क्षार की व्याख्या किया गया है, लुईस ने किया 1938 में। तो हम लोग सबसे पहले देख लें अम्ल को। अम्ल जो होगा, अम्ल क्या होगा, या एसिड्स, वे पदार्थ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्राही होंगे, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्राही होंगे, या ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्राही। और वो क्या होगा, बेस क्या होगा, इसमें क्षार में क्या दिखाओगे, क्षार में बेसिस में इलेक्ट्रॉन युग्म दाता ग्रहण कर रहा है, तो अब इसमें दिखाया जाएगा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या लोन पेयर डोनर कहा जाए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो अब इसमें सामान्यतः क्या कहा जा सकता है कि देखो क्षार वो होगा या तो उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा रहे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बंध बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन अगर शेष बचा हुआ है तो वह इस प्रकार के गुण को प्रदर्शित करेगा। लेकिन ये जो होगा ऐसा पदार्थ होगा या तो वह इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड है, वह अष्टक के नियम का अपवाद होता है। तो अष्टक के नियम में 2 तरह का अपवाद होता है, या अधिक वाला अपवाद 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, 8 से कम हो। तो कम वाले अपवाद वाले जितने भी यौगिक होंगी वो लगभग सब के सब इस प्रकार की व्यवस्था को प्रदर्शित करेंगे। या हम लोग एक और देख सकते हैं, जो धन आयन होंगे वो अम्ल को प्रदर्शित कर देंगे, या सीधे कह सकते हैं धनायन होंगे, और ये जो होगा ऋणायन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होगा। जैसे धनायन में लुईस अम्ल जो होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल हम लोग देखें या इसी में देख लिया जाए, लुईस
धनायन में जैसे आपका क्या मिलेगा, एन चेंज करें तब ना इसको, जैसे हम देखें ये एन ए प्लस चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जैसे आयरन 2 प्लस चार्ज हो गया, Fe 2 प्लस चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। और क्षार में जैसे Cl माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया या OH माइनस हो गया, तो यह लुईस क्षार को प्रदर्शित करेंगे। और या जैसे बोरान, जैसे अमोनिया है, अब यह अमोनिया में एक लोन पेयर बचा है और यह BF3 बना रहा है, बोरान ट्राइफ्लोराइड बना रहा है। तो इसके बीच जो बंध बना है, इसका अर्थ ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन बोरान ट्राइफ्लोराइड क्यों, मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन शेष बचा है वो इसको दे रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य अमोनिया कर रहा है, तो ये क्या हो गया, क्षार कहा जाएगा, ये क्षार हो जाएगा। और ये आपका BF3 जो होगा वो अम्ल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वो अम्ल के नाम से जाना जाएगा। ठीक, अब हम लोग जैसे तो इसमें हम लोग देखें क्या कि अम्ल और क्षार का व्याख्या किए लुईस के आधार पे, इलेक्ट्रॉनों के आधार पे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होगा वो आपका, जैसे इसमें यमोनिया दिखा सकते हो, NH3 भी दिखा सकते हो, जिसमें भी लोल पेयर रहेगा वो इस प्रकार की व्यवस्था को व्यक्त कर सकता है। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, बोरान फेरिक क्लोराइड है। क्या हो गया, इसमें कुछ फेरिक क्लोराइड आ जाएगा। फेरिक क्लोराइड हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन युग्म दाता हम जैसे अमोनिया, जल, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, ये सब क्या होंगे, साइनाइड माइनस चार्ज होगा ना, Cn होता है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करेगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता अम्ल, अच्छा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही आपका अम्ल कहा जाएगा। ये है सिद्धांत इनका, मतलब लुईस का।